आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी। ये लोकतंत्र की जीत है, परंतु अब आवश्यकता है आपसी मतभेद को दूर करके मोदी जी को सशक्त करना। यदि हम भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अनुयायी हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी ने भारत को वैश्विक पटल पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान दी है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमारा यह मौलिक अधिकार था कि हम यूजीसी का विरोध करें, परंतु यूजीसी बिल में जो प्रावधान लाए गए थे उसमें केवल मोदी जी व भाजपा के ही लोग नहीं थे, उसमें अनेकों दलों के लोग थे जिन्होंने इस कमेटी के माध्यम से, जिस कमेटी की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है वो कर रहे थे, उन लोगों ने इस बिल के अंदर जो प्रावधान थे वो लाए थे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे भी चूक हुई हो सकती है, परंतु इस छोटी सी चूक के कारण हमें मोदी जी के महान कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भारत का वो कौन सा राजनीतिक दल है जो समानता, न्याय और संतुलन की राजनीति करता है। वो कौन सा दल है जिसने सत्ता में रहते हुए सनातन संस्कृति की जड़ों को मजबूत किया है। 2014 से पहले भारत जैसे देश में राम मंदिर के लिए राम भक्तों को लड़ाई लड़नी पड़ी, अनेकों कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, अनेकों संकटों में संघर्ष करने वाले लोगों को न केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि जेलों में बंद करके उनको मार लिया गया। और मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सरलता पूर्वक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। हमें इस राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उत्कृष्ट और अभूतपूर्व विकास, उज्जैन में महाकालेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ धाम, सोमनाथ मंदिर का विकास, 2300 पुराने कश्मीर घाटी में शारदा पीठ मंदिर का निर्माण, झेलम नदी के किनारे रघुनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, चार धाम परियोजना का विकास, केदारनाथ बद्रीनाथ में 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, हिंदू संत श्री रामानुजाचार्य जी के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, संत तुकाराम शिला मंदिर का निर्माण। इसके अतिरिक्त न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर विभिन्न देशों में भी भव्य मंदिरों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मनामा और आबू धाबी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 4.2 मिलियन डॉलर भारत ने दिए। भगवान बुद्ध के महान ज्ञान को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से नेपाल में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास 2022 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण भारत से चोरी होने वाली अनेकों विदेशी देशों में मूर्तियों और वस्तुओं को वापस पुनः भारत में लाने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण सफलता पाई है। भारत के नए पार्लियामेंट भवन का निर्माण सांस्कृतिक परंपराओं के साथ हुआ, जिसके अंदर ऐसे सांस्कृतिक उदाहरण स्थापित किए गए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। धर्म दंड की पार्लियामेंट भवन में स्थापना करके सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों को गौरवान्वित किया। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों से न केवल भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जागरूकता मिली, बल्कि समूचे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आने वाले समय में जब इन स्थानों पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सहयोग करेगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने तथा जिस उद्देश्य के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर की जेल में बंद करके उनकी हत्या करवा दी थी, उस उद्देश्य को पूरा करने कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान ही चलेगा, इस संकल्प को स्थापित करने के लिए धारा 370 को हटाया गया और आतंकवाद तथा अलगाववाद और हुर्रियत की विचारधारा गिलानी, यासीन मलिक जैसे लोगों को लगाम लगाई तथा पाकिस्तान प्रायोजित विचारधारा को चलाने वाले लोग जो जम्मू कश्मीर में थे उनको पूरी तरह से मीडिया बाइकाट के साथ साथ जनता के बीच रैलियों के माध्यम से देश की एकता व अखंडता को ललकारने वाले लोगों को भी पूरी तरह से लगाम लगाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के कदम को मजबूत किया। हमारे किसी विचार पे मतभेद हो सकते हैं, हमें विरोध या आवाज उठाने का भी पूरा अधिकार है
और यदि कोई नीति बनती है तो वो एक वर्ग, एक समुदाय या एक एजेंडे की बपोती नहीं होनी चाहिए। जब नियम, न्याय, समानता और संतुलन से हटते हैं तो उस समय विरोध भी हो सकता है। और शिक्षा तो जाति मुक्त होनी चाहिए, तभी छात्र शांतिपूर्ण माहौल में अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ये सब चीजें देश की उन्नति के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र में यदि इन चीजों का उल्लंघन हो तो वहां पर विरोध करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी प्रकार आज यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भी समाज से स्वर उठा और समस्या हल हुई। अब हम सबको संगठित होना है। यदि हम राजपूत, ब्राह्मण, स्वर्ण व पिछड़ी जातियों में बटे तो इसका परिणाम क्या होगा, इस बात को हमने समझना है। हम फिर से 2014 से पहले की बुरी हालातों से भी बदतर हालात में चले जाएंगे। सनातन संस्कृति के लोगों को लड़वाया जाएगा, धर्म परिवर्तन जैसी समस्याओं को पनपाया जाएगा और सनातन धर्म को कमजोर किया जाएगा। सनातन संस्कृति व भारतीय दर्शन के विरोध वाले लोग शासन में आएंगे। फिर से हमारे धार्मिक स्थानों पर आक्रमण होगा। घुसपैठी भारत में घुसेंगे और भारत में घुसकर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेंगे। 2014 से पहले जिस प्रकार अलगाववाद व आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता था, उसी प्रकार उनको पनपाया जाएगा और भारत की एकता व अखंडता को ललकारने वाले लोग फिर से हमारे समाज को भ्रमित करेंगे। भारत ने वैश्विक पटल पर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की छवि बनाई है, दोबारा भारत संसार के अन्य देशों की तरह संस्कृति विहीन और साधारण देश की छवि की तरह दिखेगा। यदि हम भारत को वास्तविक भारत बनाना चाहते हैं, हमें स्वर्ण जाति व पिछड़ी जातियों के बीच ये जाति वाली दीवार को समाप्त करके हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संगठित होकर, एक होकर मजबूती के साथ काम करना होगा। आइए जाति के भेदभाव को दूर करके समानता, न्याय और संतुलन की राजनीति के माध्यम से जाति मुक्त होकर और शांतिपूर्ण माहौल बनाकर हम भाजपा व मोदी जी को सशक्त करके भारतीय दर्शन के आधार पर भारत के निर्माण के लिए हम अपना योगदान दें। हम सब अपने हिस्से के भारत का निर्माण करें, तब हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो भारत संसार का मार्गदर्शन कर सकता है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।